अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में आ रही हैं, तो इनको हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो कहते हैं कि जानदार सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए तवानाई हासिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। तो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है और उससे एटीपी बनाए जाते हैं। तो जानदार में जो तवानाई हासिल करने का जो मेन वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन जरिया है। ये वो अमल है जिसमें सेल्स खुराक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं और तवानाई हासिल करते हैं, ठीक है। इस मकसद के लिए जानदारों को ऑक्सीजन अपने सेल तक पहुंचाने और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जरूरत होती है। इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, जानदार ऑक्सीजन को अपने सेल्स में ले जाते हैं और फिर सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालते हैं। गैसों का तबादला वो अमल है जिसमें सांस के जरिए अंदर ली गई हवा फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून में चली जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाने वाली हवा में चली जाती है। मतलब जो हम ऑक्सीजन हवा से लेंगे वो हमारे सेल्स तक चली जाएगी और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो हवा में चली जाएगी। तो गैसों के तबादले के लिए जानवर सांस लेते हैं, जिसे तनफ्फुस। गैसों के तबादले के लिए जो हम सांस ले रहे होते हैं, जानवर जो सांस लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, गैसों के तबादले के। और किन गैसों के तबादले के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले के लिए लेते हैं। और इस अमल को क्या कहते हैं, तनफ्फुस कहते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजों के दरमियान डिफरेंस आ गया है, फर्क आ गया है। वो कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है और अमले तनफ्फुस या तनफ्फुस क्या है। इसके साथ में बताया गया है कि याद कीजिए, मीन्स आप इसको पहले पढ़ चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होते हैं, ठीक है। तो दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक होती है, दूसरी एनारोबिक होती है। और आपको बता रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होते हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तनफ्फुस के अमल को कि तनफ्फुस में क्या होता है। तनफ्फुस जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेथिंग। तनफ्फुस बेसिकली क्या है, ब्रेथिंग, सांस लेना। तनफ्फुस वो अमल है जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते और बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली तनफ्फुस क्या है, गैसों का तबादला है जिसमें क्या होता है, जानवर हवा को अंदर लेके जाते हैं और बदले में, और फिर किस लिए लेके जाते हैं, ऑक्सीजन के लिए लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं हवा को। तो उसके लिए वो क्यों निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। ये हवा से ऑक्सीजन हासिल करने और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के लिए किया जाता है। मेन मकसद ये हवा को अंदर ले जाना और बाहर लेके जाना। इसका मकसद क्या होता है, हवा से ऑक्सीजन हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, इसका ये मकसद होता है। तनफ्फुस और रेस्पिरेशन एक ही अमल नहीं है, ठीक है। आप इसको, मतलब ये नहीं है कि तनफ्फुस और रेस्पिरेशन एक ही अमल नहीं है। तनफ्फुस में सिर्फ हम गैसों का तबादला देखते हैं, जबकि रेस्पिरेशन के अमल में हम क्या देखते हैं, उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। बेसिकली उसमें भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, लेकिन ये दोनों अमल एक जैसे नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक कीमियाई अमल है जबकि तनफ्फुस एक तिब्बी अमल, ठीक है। इसमें केमिकली तब्दीलियां आ रही होती हैं और इसमें फिजिकली तब्दीलियां आ रही होती हैं।
तनफ्फुस गैसों के तबादले में मदद करती है, बदले में गैसों का तबादला रेस्पिरेशन में मदद करता है। अब ये मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें दोनों में डिफरेंस आ सकता है तनफ्फुस और गैसों के तबादले में। तो एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में दो हमारे पास दोनों चीजों के डिफरेंस होने चाहिए। पहले नंबर 1 पे हम उनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, नंबर 2 पे हम ये लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक कीमियाई अमल है और तनफ्फुस एक तिब्बी अमल है, ठीक है। और तनफ्फुस क्या करती है, गैसों के तबादले में मदद करती है और बदले में गैसों का तबादला क्या करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, ठीक है। ये क्या है, तनफ्फुस है। हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। जब हवा दाखिल होगी तो उसमें क्या जाएगी, ऑक्सीजन, और जब बाहर निकलेगी तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तनफ्फुस गैसों का तबादला बेसिकली ये हो रहा होता है। तनफ्फुस में क्या होता है, हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और इसमें हवा फेफड़ों में बाहर निकलती है। गैसों के तबादले में क्या होता है, हवा से ऑक्सीजन ली जाती है और इसमें हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज की जाती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, खुराक की ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में खुराक की ऑक्सीडेशन, खुराक को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में पैदा होती है। तो ये सारा अमल इन तीनों चीजों में हो रहा होता है, तनफ्फुस में, गैसों के तबादले में, सेलुलर रेस्पिरेशन, तीनों में भी फर्क आ सकता है। तो ये इनकी एक क्लियर आपको पिच दे दी गई है कि बेसिकली तनफ्फुस में ये काम होता है, फेफड़ों में हवा दाखिल होती है, फेफड़ों में हवा बाहर निकलती है। गैसों के तबादले में हवा से ऑक्सीजन ली जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, खुराक की ऑक्सीडेशन की जाती है और ऑक्सीजन इस्तेमाल होकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन हमारे पास गैसों के तबादले में हुई, मतलब बेसिकली तनफ्फुस में जो हमने हवा लेके गए, उसे हमने ऑक्सीजन जो हासिल की, वो ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच गई। अब उसने किस में हेल्प किया, खुराक की ऑक्सीडेशन में। अब जहां से जो हमने किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पैदा हुई सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, बेसिकली ये अमल ऐसे स्टार्ट हुआ और ऐसे निकल गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, फेफड़ों से हवा ली और वहां से ऑक्सीजन आई हमारे पास, ऑक्सीजन खुराक की ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हुई। नाउ अब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में के बदले में पैदा हुई, वो हवा में खारिज कर दी जाती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो ये बेसिकली सारा तीनों में अमल हो रहा था, रेस्पिरेशन में, गैसों के तबादले में और तनफ्फुस के दरमियान ये ताल्लुक एक हमारा दिखाया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, आप बजाय डायग्राम के आप वैसे भी बता सकते हैं। तो ये तीनों चीजों के दरमियान एक आपको पूरा वो बता दिया गया है ताल्लुक, तनफ्फुस, गैसों के तबादले और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो इसको मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो पॉइंट 1 हम अपना देखते हैं। इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या चीज होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तनफ्फुस और गैसों के तबादले का जिम्मेदार है। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, तनफ्फुस का अमल और गैसों के तबादले का ये जिम्मेदार है। इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है, यानी हवा का रास्ता और फेफड़े। तो इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली दो बड़े हिस्से हैं। एक हवा का रास्ता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे हवा के रास्ते में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, और दूसरा जो है वो फेफड़े हैं। हवा का रास्ता, इसमें हम देखते हैं हवा के रास्ते में, हवा का रास्ता जब हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये फेफड़ों तक पहुंचने के लिए जुड़ी हुई नालियों में से गुजरती है। तो क्या होता है कि हवा का रास्ता जो हमारे पास, एयर पैसेज वे जो हमारे पास पूरा एक है, उसमें क्या होता है, जब हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये फेफड़ों तक पहुंचने के लिए जुड़ी हुई नालियों में से गुजरती है, ठीक हो गया।
इस बात की समझ आई, हवा जिस्म में दाखिल हुई तो ये फेफड़ों तक पहुंचने के लिए जुड़ी हुई नालियों में से, तो ये क्या करेगी, इसका मेन हवा का मकसद क्या होगा, फेफड़ों तक पहुंचना। और वो पहुंचेगी कैसे, जुड़ी हुई नालियों के जैसे कनेक्टेड ट्यूब्स के जैसे वो वहां तक फेफड़ों तक पहुंचेगी। फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद, जब फेफड़ों में गैसों का तबादला हो जाता है, हवा उन्हीं जुड़ी हुई नालियों के जरिए फेफड़ों से निकलकर बाहर जाती है। इन जुड़ी हुई नालियों को मजमूई तौर पर हवा का रास्ता, ये सारी जो जुड़ी हुई नालियां हैं इसको हम क्या कहेंगे, हवा का रास्ता। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि बेसिकली हमने क्या देखा कि हमारे पास थी, हमने देखा इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हमने दो चीजें देखी, एक हमने हवा का रास्ता देखा और दूसरा हमने कहा फेफड़े। तो सबसे पहले हमने कहा कि हवा के रास्ते में होती क्या चीज है। हमने कहा बेसिकली जहां पे हवा ने पहुंचना है फेफड़ों तक, तो वो कैसे जा रही है, जुड़ी हुई नालियों से, और जो हवा बाहर निकलेगी वो भी उन्हीं नालियों से निकलेगी। लेकिन उस का ये जो जुड़ी हुई नालियों को हम क्या कहेंगे, हवा का रास्ता कहेंगे। तो ये सारा एयर पैसेज वे में हम देखते हैं कि कौन कौन से शामिल है। ये वो दर्ज झेल हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये जुड़ी हुई नालियों, ये जो मजमूई तौर पर हम हवा का रास्ता, एयर पैसेज वे उसे कह रहे हैं, हवा का रास्ता कह रहे हैं। तो ये बेसिकली किन किन चीजों पे मुश्तमिल है, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो क्या है, नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी। इसको हम अपनी एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हवा के पैसेज वे में जो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, आज तो ओके, तो हम इस डायग्राम को देखते हैं जो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नॉस्ट्रिल्स। ये जो नाक की नथनी होते हैं बेसिकली इनको क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। अब नेजल कैविटी जो होता है ये एक हमारा जो फेस, नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारे पास एक कैविटी, एक खाली जगह होती है, बेसिकली नेजल कैविटी से कहते हैं। अब नॉस्ट्रिल से हवा जाएगी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फिर ये आएगी फ्रैंकस में, जो कि हमने फ्रैंकस को पीछे हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि ये बेसिकली क्या करती है, एक नाली होती है दोनों की, हवा का रास्ता और खुराक भी यहीं से आ रही होती है और हवा भी, तो दोनों के लिए ये एक सेम रास्ता होता है, एक ही रास्ता होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये एपिग्लॉट्स होता है, ये यहाँ से अलग हो जाती है नालियां, ये हवा का रास्ता बन जाता है और ये खुराक की नाली बन जाती है। तो ये जब हवा यहाँ से गुजर रही होती है तो एपिग्लॉट्स, ये ग्लॉट्स के एपिग्लॉट्स एक ढक्कन के तौर पर काम करता है और ये इस रास्ते को बंद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लैरिंक्स है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली ट्रैकिया होता है ये हमारे पास, और इसके साथ ये ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल्स, ये हमारे पास फेफड़े हमारे दो होते हैं। इन्हीं के अंदर ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जो जहाँ पे दो हिस्सों पे ये ट्रैकिया तकसीम हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो मजीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूल्स कहते हैं। और फिर नेक्स्ट हमें एल्वियोलाई के बारे में भी दिखाया गया है। तो एल्वियोलाई की ये नालियां होती हैं, इसमें क्या होते हैं, ये एक एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की नाली होती है, ये आर्ट्रियूल होती है, ये वेन्यूल, ये जो नीले रंग में है ये आर्ट्रियूल्स होती हैं, ये जो रेड में है ये वेन्यूल है। ये छोटी छोटी नालियां जो हमें नजर आ रही हैं ये कैपिलरीज है, और ये सारा ओवरऑल एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। तो ये हमने इसकी डायग्राम देख ली। अब हम देखते हैं नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी में बेसिकली क्या होता है।
तो नेजल कैविटी दोबारा एक खाली जगह पर मुश्तमिल है जो नॉस्ट्रिल्स और फ्रैंकस के दरमियान मौजूद है। नेजल कैविटी मैंने आपको बताया, कैविटी का मतलब भी खाली जगह होता है, तो ये क्या है बेसिकली नॉस्ट्रिल्स और फेरिंक्स के दरमियान, इन दो चीजों के दरमियान एक खाली जगह है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स के जरिए हवा नेजल कैविटी में दाखिल होती है। नॉस्ट्रिल्स जो हमारे नाक के नथनों से हवा बेसिकली कहाँ पे आती है, नेजल कैविटी में। और नेजल कैविटी में मौजूद बारीक बाल, जहाँ पे नेजल कैविटी में क्या होता है, बाल होते हैं जो आने वाली हवा में मौजूद गर्द के बड़े ज़रात को फंसा कर उसे फिल्टर कहते हैं। अब नेजल कैविटी भी ऐसे फ्री में मौजूद नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है नेजल कैविटी का। ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो हमारे नाक में हमें छोटे छोटे बाल नजर आ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी हवा को हमारी हवा को फिल्टर करते हैं। जो हमारी हवा में गर्द के ज़रात होते हैं, वो छोटे बाल उन्हें फंसा लेते हैं और उन्हें फिल्टर करते हैं। नेजल कैविटी की दीवारों पर मौजूद म्यूकस गर्द के छोटे ज़रात को भर। अब नेजल कैविटी पे जो एक म्यूकस नजर आता है, वो भी क्या करता है, बेसिकली म्यूकस एक नमदार मादा होता है जो कि वो भी ज़रात को फंसा लेता है। म्यूकस हवा को गर्म भी करता है, उसका दर्जा हरारत जिस्म की हरारत के तकरीबन बराबर करता है। म्यूकस के, अब हमने देखा नॉस्ट्रिल से हवा नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल थे, उन्होंने हवा को फिल्टर किया। फिर म्यूकस भी नेजल कैविटी में मौजूद है, तो उसने भी हवा को फिल्टर किया। और म्यूकस क्या करता है, हवा को गर्म भी करता है और उसे दर्जा हरारत, उसका दर्जा हरारत जिस्म के दर्जा हरारत के तकरीबन बराबर रखता है। जिस्म का दर्जा हरारत कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो हवा के दर्जा हरारत को भी इसके बराबर ही कर देगा। तो ये होता है नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी के अंदर। ठीक हो गया। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। इंशाअल्लाह हम कल फेरिंक्स और लैरिंक्स को पढ़ेंगे और ट्रैकिया और ब्रोंकाई को इंशाअल्लाह हम कल देखते हैं। आज हम जहाँ तक रखते हैं, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत आसान सी चीज़ें हैं और मेहनत करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।